अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सोशियोलॉजी 401 का लेसन नंबर 7 से स्टार्ट लेंगे। ट्राई करूँगी कि मैं इसमें मिड टर्म का सारा सिलेबस कवर कर दूँ। लास्ट टाइम हमने फर्स्ट वीडियो बनाई थी तो हमने उसमें पार्ट 1 लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन 6 कवर किए थे। आज हम 7 से स्टार्ट करेंगे और इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता दूँगी, अंडरलाइन करवा दूँगी MCQs के लिहाज से भी। और रिसेंटली जो पेपर आ रहे हैं वो किस टाइप के पेपर आ रहे हैं वो भी आपको साथ क्वेश्चन बताती रहूँगी कि कैसे पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का जो पहला हमारा है, व्हाट इज़ द इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी। इकोनॉमिकल एंथ्रोपोलॉजी क्या है? Economical anthropology involve examining how different culture and society produce, distribute and consumption the thing they need to survive. Basically economics क्या होती है? economics का मतलब ये है कि एक ऐसी साइंस इकोनॉमिक्स होती है जहाँ हम गुड एंड सर्विस को क्या कहते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर कंज्यूम करते हैं। वो हमारी क्या आती है? इकोनॉमिक्स में आती है। यानी कि हम प्रोडक्शन कैसे करनी है, हमने प्रोड्यूस कैसे करना है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। एंथ्रोपोलॉजी हमें देखती है कि कैसे के डिफरेंट कल्चर और सोसाइटीज़ हैं वो कैसे चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और कंज्यूम करते हैं। कितनी नीड है कि उनको ज़िंदा रहने, सर्वाइव करने के लिए कितनी उसको ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद वो नीचे हमें बताया हुआ है, यहाँ से आप बस ये 2 लाइन्स कर लें तो काफ़ी हैं। उसके बाद नीचे है डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी। इकोनॉमिक का मतलब ये भी होता है कि प्रॉफिट की मैक्सिमाइजेशन करना, ठीक है। इकोनॉमिक जो बेसिकली कंसर्न होती है उसका कहने हैं चीज़ों को प्रोड्यूस करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, कंजम्पशन करना और प्रॉफिट की मैक्सिमाइजेशन करना। लेकिन कल्चर एंथ्रोपोलॉजी देखती है कि कैसी चीज़ों को प्रोड्यूस करना है, कैसे कोई चीज़ कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, कितनी प्रोड्यूस होती है, कंज्यूम कैसे होती है, लोग कैसे कंज्यूम करते हैं, लोगों को बिहेवियर को स्टडी करना। और इसका कंसर्न लोगों को बिहेवियर को मोस्टली करना होता है, कल्चर को स्टडी करना होता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है इसका जो मकसद नहीं होता, मेन ऑब्जेक्टिव इसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता। मेन ऑब्जेक्टिव इसका होता है कि कल्चर को स्टडी करना कि हाउ डिफरेंट कल्चर सोसाइटी प्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन द थिंग दे नीड टू सर्वाइव। ये लाइन आपसे लिख लें, काफ़ी है पेपर में अगर आती है डिफरेंस के बारे में। मेन चीज़ यही है, इनमें डिफरेंस यही है कि इकोनॉमिक्स जो है वो उसका कंसर्न होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए और एंथ्रोपोलॉजी का कंसर्न नहीं होता प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए। आगे हमारे पास आते हैं इकोनॉमिकल यूनिवर्सल। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें आपसे MCQ से लिहाज से पूछा जा सकता है और आपसे पूछा जा सकता है कि इकोनॉमिकल यूनिवर्सल बताएं। शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। उसके बाद क्या होते हैं? 3 किस्म के होते हैं, रेगुलेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज। रेगुलेशन ऑफ रिसोर्सेज यानी कि रेगुलेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या होती है? लैंड, वाटर, यानी कि हाउ लैंड एंड वाटर एंड अदर नेशनल रिसोर्सेज आर कंट्रोल एंड लोकेटेड, कि कैसे लैंड जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको कौन कंट्रोल करता है, एंड लोकेटेड उनको कौन कंट्रोल करता है, आर रिसोर्सेज आर कंट्रोल एंड लोकेटेड, उसे कौन कंट्रोल करता है और किस तरह उनको लोकेट किया जाता है। तो वो क्या होता है हमारे पास? रेगुलेशन ऑफ रिसोर्सेज में रेगुलेट हो रहे होते हैं रिसोर्सेज आम डेली बेसिस में। अगला है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब है हाउ मटीरियल रिसोर्स शुगर कैन आर कन्वर्ट इनटू द कमोडिटी। फॉर एग्जांपल आप देखिए प्रोडक्शन करने के लिए आपके पास क्या आती हैं चीज़ें, कमोडिटिव आते हैं, मटेरियल आते हैं। उस मटेरियल को लगाने के बाद आप एक कोई चीज़ बनाते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल होगा, उस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट आप करेंगे फिनिश गुड में। रॉ मटेरियल होगा ज़री बात आपको चीज़ बना सकेंगे ना। तो प्रोडक्शन इसका लिंक क्या है कि हमें जो मटेरियल रिसोर्सेज हैं यानी कि रॉ मटेरियल उसको कैसे कन्वर्ट करना है हमने गुड्स में। जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया शुगर कैन को हमने कन्वर्ट करना है शुगर में, ये एग्जांपल दी। उसके बाद है एक्सचेंज। एक्सचेंज का क्या मतलब होता है? एक बंदे दूसरी बंदे से एक्सचेंज कर लेना, मतलब कि ट्रांजैक्शन कर लेना। एक से कोई चीज़ ली और दूसरे को कोई चीज़ दी। और उन्होंने लिखा है हाउ द कमोडिटिव वन प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल ऑफ अ सोसाइटी, यानी कि हाउ कमोडिटिव को हम एक दूसरे से कैसे एक्सचेंज करेंगे, अमंग द पीपल ऑफ सोसाइटी में हम आपस में कैसे एक्सचेंज करेंगे। उसके बाद हमारे पास नीचे उन्होंने दिया हुआ है जी डिवीजन ऑफ अ लेबर। इसमें उन्होंने ये नाम फेमस है, एक सोशोलॉजिस्ट हैं, उनके लिहाज से जो सोसाइटी है वो 2 हिस्सों पर डिवाइड होती है बिटवीन 2 टाइप ऑफ सोसाइटी, एक मैकेनिकल सॉलिडेटरी और एक हमारे पास आती है ऑर्गेनिक सॉलिडेटरी। इनमें ये फ़र्क है, जो मैकेनिकल सॉलिडेटरी है ये क्या होती है? मैक्सिमम लेवल ऑफ स्पेशलाइजेशन, यानी कि इतने स्पेशलाइजेशन पर्सन नहीं होते और इनका आपस में क्या होता है एक दूसरे से लिंक होते हैं, इनका एक ऑब्जेक्टिव होता है। ये देखें, society with a maximum specialization of labor held together by the mechanical solidarity based on a commonly
कॉमुलेटिव ऑफ इंटरेस्ट, यानी इनका इंटरेस्ट एक होता है। और उसके बाद हमारे पास ऑर्गेनिक जो होता है उनका स्पेशलाइजेशन फील्ड होती है, उनका एक मकसद होता है, ठीक है, हर बंदे एक अलग गोल होता है, उसको इंडिपेंडेंटली वो सॉल्व करता है। क्या ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी जो होती है बेस करती है म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस से, सॉरी। उसके बाद हमारे पास है जेंडर रोल एंड एज स्पेशलाइजेशन। अब उन्होंने हमें बताया कि जेंडर रोल और एज स्पेशलाइजेशन का मतलब ये है कि हम जेंडर को लेकर कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देते हैं, एज के लिहाज से कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर जैसे कि वूमेन है, हम वूमेन और मेल, हम मेल को सुपीरियर समझा जाता है और वूमेन को हम कहते हैं कि वो सुपीरियर नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारी जो जनरल आइडियोलॉजी है उसके लिहाज से हम क्या करते हैं कि मेल को भारी काम देते हैं कि वो करे, और जो वुमेन है उसको थोड़ा लो लेवल का काम देंगे ताकि वो आराम से कर ले। इसी तरीके से एज के लिहाज से जो बूढ़ा होगा उसको कम एफर्ट वाला काम देंगे और यंग होगा उसको ज़्यादा एफर्ट वाला काम देंगे। इस चैप्टर में इतना ही है। आगे है नेपोटिज्म इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इस लाइक का फेवरेटिज्म, मतलब हम अपने क्या करते हैं, किसी की जगह काम करते हैं तो हमारा कोई अपना रिलेटिव आता है तो हम उसका काम पहले कर देते हैं, तो हम क्या फेवरेटिज्म दे रहे हैं, तो ये नेपोटिज्म में आ जाता है। बार्टर सिस्टम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें पूछा जा सकता है कि बार्टर सिस्टम क्या होता है। जब हम चीज़ें एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे होते हैं विदाउट मनी तो वो क्या होता है, बार्टर सिस्टम। फॉर एग्जांपल हमने एप्पल की जगह मैंगो ले लिया, मैंगो की जगह एप्पल ले लिया, तो वही हमारे पास क्या हो गया, बार्टर सिस्टम आ गया। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। जो चैप्टर नंबर 7 से लेकर जितने भी आगे चैप्टर तकरीबन आ रहे हैं सारे ही तकरीबन इम्पोर्टेंट है, और जो आजकल जो पेपर रिसेंटली पेपर आ रहे हैं मोस्टली इन्हीं पेपर एग्जाम में से इसी चैप्टर में से आ रहे हैं। इसमें से जो हमारे पास है रिसेप्रोसिटी, इसका मतलब ये है कि मतलब उन्होंने कहा मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जो मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हमारे पास एंथ्रोपोलॉजी के लिहाज से 3 मोड्स हैं, एक रिसेप्रोसिटी, एक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केट चेंज वगैरह। इसमें क्या होता है, पहले में कहते हैं हमने गुड्स को एक्सचेंज करना है एक इक्वल लेवल में चेंज करना है, मतलब इक्वल वैल्यू में चेंज करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम मार्केट में एग लेने जाते हैं तो हम मार्केट की इक्वल वैल्यू उसमें इक्वल वैल्यू देंगे कि हम एग ले लें। ऐसा नहीं हो सकता अगर हम एग 10 एग ले रहे हैं उसके हम 10 रुपये दे दें, उसकी कीमत ही ना हो उतनी 10 रुपये, मतलब जो उसकी कीमत है उसी कीमत में चीज़ लेना या देना, उसको कहते हैं रिसेप्रोसिटी। रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, मिडल मैन होता है, जिस वजह क्या करता है चीज़ें लोगों से लेता है और मिडल मैन को देता है, आगे चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट होती है टेलर के पास, फिर आम शॉपकीपर के पास आती है। मार्केट एक्सचेंज सिस्टम, ये आपके एमसी के लिहाज से इम्पोर्टेंट। मार्केट एक्सचेंज सिस्टम के लिहाज से इसमें ये होता है कि हमने करेंसी को जो है स्टैंडर्डाइज करेंसी में बाइंग एंड सेलिंग करेंगे, सर्विसेज देंगे, तो मार्केट एक्सचेंज सिस्टम होगा। उसके बाद हमारे ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम स्किप कर देते हैं। ग्लोबलाइजेशन हमारा, इसमें ये एमसीक्यूज बहुत दफ़ा देखा गया है, आपके क्यूज़ में भी देखा गया, काफ़ी ज़्यादा ये एमसीक्यूज आ रहा है। ग्लोबलाइजेशन इन्वॉल्व द स्प्रेड फ्री मार्केट इकोनॉमी। जो ग्लोबलाइजेशन है स्प्रेड करती है एक फ्री मार्केट इकोनॉमी, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में हो रही होती है, एक फ्री मार्केट इकोनॉमी होती है। उसके बाद हम अगले चैप्टर पे आ जाते हैं। इनका लैंग्वेज इज़ एक यूनिक फिनोमेना, क्योंकि देखिए लैंग्वेज एक यूनिक फिनोमेना है जिससे हम एक अपने थॉट और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं दूसरे बंदे तक। उसके बाद आप हमारे पास आते हैं जो लैंग्वेज की नेचर क्या है, ये एब्डिट्रेट, ये आपसे पूछा जा सकता है कि लैंग्वेज की नेचर क्या है, एब्डिट्रेट। उसके बाद उन्होंने लिखा है लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, ये इसमें क्या लिखा हुआ है, उन्होंने कहा है कि 90% 6,000 जो लैंग्वेज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, 6,000 लैंग्वेज बोली जाती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसमें से 90% लोग ऐसे हैं जिनको 100 ज़ुबानें, 95% ऐसे लोग हैं जिनको 100 ज़ुबानें के करीब आती होंगी। अब उनका ड्यू टू टाइम क्या होता है कि हम कोई लैंग्वेज आती है, जब उसको बोलने वाले कम हो जाते हैं उसी तरीके से लैंग्वेज ख़त्म हो जाती है, हमें पता ही नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा है बेसिकली ये लैंग्वेज इंग्लिश की है, डायलेक्ट बोली, जो मोस्टली 5 लोगों में से हर कोई एक बंदा जानता है। ये हमारे जो दुनिया में सबसे बोलने वाली जो ज़ुबान है पहले नंबर पे वो ये है, चाइनीज़ लैंग्वेज है। उसके बाद हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज आती है। बहुत से लोग समझते हैं कि इंग्लिश जो है मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है, नहीं, इंग्लिश नहीं बल्कि चाइनीज़ लैंग्वेज जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद उनके हिंदी की भी मुख्तलिफ मल्टीट्यूड ऑफ पीपल, हिंदी भी स्पोक करते हैं मल्टीट्यूड, जैसे हम पंजाबी हैं
कोई पंजाबी डिफरेंट स्टाइल से बोलता है, कोई पंजाबी दूसरे स्टाइल से बोलता है। इसी तरीके से हिंदी भी जो है स्पोक की जाती है डिफरेंट स्टाइल से। इस पैराग्राफ में यही था। उसके बाद है कम्युनिकेशन ह्यूमन वर्सेस नॉन ह्यूमन। ह्यूमन इज़ नॉट ओनली स्पेस दैट द कम्युनिकेट, यानी कि ह्यूमन और नॉन ह्यूमन हमें लगता है कि सिर्फ इंसान ही कम्युनिकेट कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। नॉन ह्यूमन यानी कि एनिमल्स भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। किस तरह? अपनी आवाज़ों से। उनके आवाज़ हैं, उनकी आवाज़ से एक दूसरे को पता होता है कि ये एक आवाज़, एक ही सबकी आवाज़ निकली, उसका ये सिंबल है, तो वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं थ्रू साइन के। ह्यूमन क्या कहते हैं? लैंग्वेज बोलकर यानी कि डायलेक्ट बोलकर वो अपनी बात को समझाते हैं। और जो हमारे एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं? आवाज़ें निकाल कर और वो एक दूसरे को अपना मतलब समझाते हैं। उसके बाद हमारे पास है क्लोज सिस्टम एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। क्लोज सिस्टम एंड कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है? एनिमल्स क्या होता है? क्लोज सिस्टम, यानी कि ये क्या है? कंबाइंड, दे कैन नॉट बी कंबाइंड टू एक्सप्रेस न्यू मीनिंग। फॉर एग्जांपल, अब हम लोग बोलते हैं तो हम लोग लैंग्वेज को मिलाकर एक नई उसको वे ऑफ एक्सप्रेस कर देते हैं। मतलब एक बंदे को बोलने का और तरीका होगा, बंदे को बोलने एक और तरीका होगा, तीसरा बंदा इन दोनों को मिला के एक और सेंटेंस बोल देता है। तो हमारा वे ऑफ मतलब न्यू वर्ड हम लोग बना सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो ऐसा नहीं कर सकते। इसीलिए क्लोज कम्युनिकेशन सिस्टम है। और जो ह्यूमन है वो ओपन सिस्टम है, क्योंकि हम उसको क्या कहते हैं? एक नया वर्ल्ड ऑफ मीन बना सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखें लिखा हुआ है, दे कैन नॉट बी कंबाइंड टू एक्सप्रेस न्यू मीन, ठीक है, क्योंकि उनके एक ये क्लोज सिस्टम से होता है। इसमें डिफरेंस पूछा जा सकता है, क्लोज कम्युनिकेशन सिस्टम क्यों है, क्या वजूहात हैं, या आप इसमें लिख सकते हैं कि जो एनिमल्स है वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता क्योंकि उनके एक स्पेसिफिक साइन है और वो साइन ही कन्वे कर सकते हैं और नया साइन बना नहीं सकते, क्योंकि कुदरत यूनिवर्सल की तौर पे उनको कोई ऐसा अल्लाह ताला ने शौर या अकल नहीं दी कि वो एक नया कोई वर्ड ईजाद करें। ये सिर्फ इंसान के पास ही हमारे पास फीचर है कि इंसान ही एक नया वर्ड और सारी चीज़ें बना सकता है। आगे लिखा है ओपन सिस्टम, जो ह्यूमन है कैन पुट अ डिफरेंट मीनिंग टुगेदर, और ओनली ह्यूमन कैन पुट अ डिफरेंट मीनिंग टुगेदर थ्रू यूजिंग ऑफ ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम। उसके बाद ये लिखा ऊपर उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है कि एक जानवर था, उन्होंने क्या किया, उसको एजुकेट किया कि क्या पता ये आगे कोई नया वर्ड बिल्ड कर ले, मतलब नहीं, लेकिन वो ऐसा नहीं हो सका, उन्होंने सच बताई हुई है। इसका आगे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब है जो एनिमल्स है वो प्रेजेंट में बात कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, उन्हें खाना चाहिए लगे तो वो खाना भूख लगी है तो वो आवाज़ निकालेंगे कि उन्हें या तकलीफ़ है या भूख लग रही है, तो वो आवाज़ निकालेंगे, प्रेजेंट में बात कर सकते हैं। लेकिन जो क्या कहते हैं इंसान है वो प्रेजेंट के बारे में, फ्यूचर के बारे में, सब के बारे में बात कर सकते हैं कि एनिमल्स ओनली कम्युनिकेट इन द प्रेजेंट अबाउट थिंग कंसर्न द इमीडिएटली सराउंडिंग। ठीक है, ये इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप इसको अपने माइंड पे रख लें। उसके बाद है लर्निंग कम्युनिकेशन। जो इंसान है, इंसान का जो बच्चा पैदा होता है वो क्या होता है? एक ब्लू प्रिंट होता है, ठीक है, उससे नेचुरली ही सब कुछ आ रहा होता है, मतलब सब कुछ उसे ग्रामर सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली सीख लेता है। आगे हमारे पास आता है स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी जब पास पेपर पे रिपीट हो चुका है और अभी भी रिसेंटली क्वेश्चन 2-3 पेपर मैंने चेक किए हैं उनमें आ रहा है। एक फोनोलॉजिकल, मतलब हमारे पास इन तीनों को एमसीक्यूज भी आ सकता है कोई, या तो शॉर्ट, इन दोनों में से लाजमी एक क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। फोनोलॉजिकल में होता है ये है कि हम प्रोवाइड करते हैं साउंड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल ABCDEF जो हमारी अल्फ़ाबेट हैं वो क्या होता है? प्रोवाइड करना साउंड स्ट्रक्चर लैंग्वेज को। इन दोनों को मिलाकर हमारे पास मॉर्फीम, यानी कि उसमें कहते हैं स्मॉल यूनिट मिलाकर हम लोग एक अल्फ़ाबेट क्रिएट कर लेते हैं, मतलब स्मॉल यूनिट ऑफ स्पीच। जैसे कि उन्होंने लिखा हुआ है आर्टिस्ट, आर्ट लैदा है, IST लैदा और S लैदा, इनको मिलाकर हमारे पास ये बन जाता है। उसके बाद है ग्रामर। ग्रामर जैसे आपको पता है रूल एंड रेगुलेशन किसी के बारे में है कि कैसे रूल एंड रेगुलेशन बनाकर हम लोग क्या करते हैं सेंटेंस में कैसे लिखने में प्रोवाइड करते हैं कि कैसे सेंटेंस बनेगा, कहाँ नाउन लगेगा, कहाँ प्रोनाउन लगेगा, ये सारी चीज़ें हमें ग्रामर बताती है किस जगह कैसे हमने रिप्रेजेंट करना है। अगला हमारे पास है चेंज इन अ लैंग्वेज। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जा सकता है सेक्रोन एनालिसिस टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज स्ट्रक्चर। जब हम अंडरस्टैंड करें लैंग्वेज स्ट्रक्चर को तो हमारे पास सेक्रोन एनालिसिस हो जाएगा। और डायसेक्रोन एनालिसिस क्या होगा कि हम लोग क्या करें,
हाउ टू गिव अ लैंग्वेज चेंज ओवर टाइम, जैसे कि हम लैंग्वेज को टाइम देते हैं कि देखते होते हैं कैसे लैंग्वेज जो है वक्त के साथ साथ चेंज हो जाती है, उसको कहते हैं डायसेक्टोन एंड एनालिसिस। उसके बाद है फैमिली लैंग्वेज फैमिली। उसके बाद हमारे पास जो वर्ड लैंग्वेज है वो ड्राइव किया गया हमारे पास प्रोटो लैंग्वेज से, ठीक है। लैंग्वेज जो एक ग्रीक वर्ड है। अब मैंने कहा है कि आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा कि जैसे कि इंग्लिश है, इंग्लिश में या बुक में हमने पढ़ा होगा कि इंग्लिश के वर्ड में ये लैटिन ज़बान से लिया गया, ये ग्रीक ज़बान से लिया गया, ये स्पेनिश ज़बान से लिया गया, ये इस ज़बान से लिया गया। ये कहते हैं बहुत से वर्ड में सिमिलैरिटी है मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में, ठीक है, सिमिलैरिटी है। जैसे कि ग्रीन और लेटर ज़बान आपको बहुत सुनने में मिलती होगी। इसी तरीके से उन्होंने बताया जो जर्मैनिक है वो मदर टंग है इंग्लिश की, ठीक है, ये आपने याद रखना है। जर्मैनिक है वो मदर टंग है इंग्लिश की, और फ्रांस और स्पेनिश है सिस्टर लैंग्वेज है इंग्लिश की, यानी कि जो इंग्लिश की जो मदर टंग लैंग्वेज है जर्मैनिक है, और फ्रांस और स्पेनिश लैंग्वेज जो है वो आपकी सिस्टर लैंग्वेज। यहाँ कहाँ बोली जाती है? इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली। और ये क्या लैंग्वेज फैमिली किसमें है? इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। जैसे कि पाकिस्तान में आपको सुना होगा उर्दू, पंजाबी, सराइकी, ये सारी क्या है, ये फैमिली लैंग्वेज किसकी? पाकिस्तान की हैं। उसके बाद हमारे पास एक आता है, एक लैंग्वेज है जिसका कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं होता। ये जहाँ इसका कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं होता, डू नॉट हैव अ सिंगुलर प्लूरल। पूछा जा सकता है कौन सी लैंग्वेज ऐसी है जिसमें सिंगुलर प्लूरल नहीं पूछा जाता, लेकिन इंग्लिश में इसमें सिंगुलर प्लूरल नहीं होता। लेकिन इंग्लिश के जो वर्ड होते हैं उसमें क्या कहते हैं, सब कुछ मतलब बयान होया हुआ होता है। लेकिन इसमें क्या करते हैं, जो हमारा सब्जेक्ट होता है, जो हमारा वर्ब होते हैं, वो इतनी डिटेल से होते हैं कि पता चल जाता है कि क्या वो सिंगुलर हैं या प्लूरल हैं। देखिए लाइक इंग्लिश, उनके इंग्लिश के तरीके से डज नॉट बट दे वर्ब कंटेंट मोर इन्फॉर्मेशन दैन द इंग्लिश, उन्होंने कि मोर इन्फॉर्मेशन होती है दैन इंग्लिश। अगला है कल्चर इम्फेसिस। कल्चर जो है लैंग्वेज में जो कल्चर है इम्फेसिस करता है, पता चल जाता है। फॉर एग्जांपल हमारी जो वोकैबुलरी ऑफ लैंग्वेज, अगर हम किसी सिटी में जाते हैं और वो टेक्नोलॉजी के लिहाज से बोलते हैं तो वो क्या करेगा, टेक्नोलॉजी वर्ड ज़्यादा यूज़ करेगा, टेक्नोलॉजी टर्म यूज़ करेगा। इससे पता चल जाता है, उसकी वोकैबुलरी से पता चल जाता है कि वो इसकी जो कल्चर है वो टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से, इंडस्ट्रियलाइज बैकग्राउंड से है। तो हमारे पास वो जो हमारी वोकैबुलरी ऑफ लैंग्वेजेस है वो एम्फेसिस कर रही है हमें कि ये वर्ड हैं डिफरेंट गिवन कल्चर के, ठीक है, वो हमें बता रही है। उसके बाद है लैंग्वेज एंड द कल्चर। लैंग्वेज एंड कल्चर इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे ये हाइपोथेसिस आ रहा है। इस हाइपोथेसिस के मुताबिक जो डिफरेंट कल्चर है एक ही ज़बान को डिफरेंटली बोलते हैं। मतलब कि अब मैंने जैसे आपको पहले भी बता चुकी हूँ लेक्चर के स्टार्ट में कि पंजाबी डिफरेंट स्टाइल से बोलते हैं, हर कोई बंदे की अपनी पंजाबी है, डिफरेंट आपको सुनने को मिलेगी। तो वो क्या होती है, ये हाइपोथेसिस उस पर ये लैंग्वेज हाइपोथेसिस पे लिंक करती है। उसके बाद हमारे पास है डेग्लोसिया। इसमें क्या करते हैं, हमारे जो सोशल कल्चर है, मतलब सोशल सिचुएशन के लिहाज से हमारी लैंग्वेज का बोलने का अंदाज भी डिफरेंट होता है। लिखा है टू वैरायटी ऑफ द सेम लैंग्वेज आर स्पोकन इन डिफरेंट सोशल सिचुएशन। फॉर एग्जांपल अगर हमारा क्या कहते हैं, हम अपने बड़ों से बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, आप बात करें, आप हो गया, इस तरह उनको बुला रहे हैं। लेकिन जब हम उसी लैंग्वेज पे अगर हम अपने फ्रेंड की तरफ चल जाए, हमारे फ्रेंड का कल्चर सोशल सिचुएशन पे आ जाए तो हम तू तड़ा पे बात करते हैं, तो वो हमारे पास हो गया, वो इस पे आ जाता है। उसके बाद हमारे पास है लैंग्वेज एंड नेशनलिज्म, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं हम। आगे हमारे पास स्ट्रेटजी ऑफ फूड ऑटोनॉमी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर पेपर में फूड स्ट्रेटजी का क्वेश्चन लाजमी आ रहा है। फूड स्ट्रेटजी की हमारे फूड स्ट्रेटजी वेरी करती है, कल्चर टू कल्चर वेरी करती है। हर कल्चर का अपना तरीका है कि फ़ूड हासिल करने का अपना तरीका है। फूड स्ट्रेटजी जो है 5 मेजर उसके क्या ऑब्टेनिंग स्ट्रेटजी है फूड हासिल करने की हमारे पास। उसके बाद फूड कलेक्शन है। इसमें क्या करते हैं, हम कलेक्ट कर लेते हैं वेजिटेबल से हासिल कर लेते हैं। जो इंसान की पहली जब इंसान जंगलों में रहता है तो क्या करता है, वेजिटेबल जो कुदरती मिलती थी वो चीज़ें हासिल करता है, कि कुछ शिकार करके अपना फूड हासिल कर लेता है। हॉर्टिकल्चर मीन यूजिंग सिंपल टूल, यूज़ करना है सिंपल टूल को और शिफ्ट करना है प्लाट ऑफ लैंड को। ये आपने सारे 5 के 5 क्लियर करने हैं। पेट्रोलिज्म है कि कीपिंग लाइफ स्टॉक एंड यूजिंग द प्रोड्यूस फॉर लाइफ स्टॉक के को हम यूज़ करेंगे, प्रोडक्शन के लिए यूज़ करेंगे। उसके बाद है एग्रीकल्चर। जैसे कि आपको पता है एग्रीकल्चर कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर हमने करनी है किससे, यूजिंग एनिमल से, और सिंपल जो मशीन है उनको इस्तेमाल करना है।
उसके बाद हमारे पास है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन के मतलब हमने गुड प्रोड्यूस करनी, कम्प्लेक्स बड़ी बड़ी हैवी मशीनरी, न्यू टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन करके अपना फूड जो है हासिल करना। उसके बाद है फूड इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी। इसमें लिखा हुआ कि जो फूड ऑब्टेनिंग मोड है वो इन्फ्लुएंस करता है इंटरेक्शन के, किसी इंटरेक्शन से, टेक्नोलॉजी से, इन्वायरमेंट कंडीशन से कहते हैं इन्फ्लुएंस करता है। और उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है कैरिंग कैपेसिटी। एमसीक्यूज़ के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज़ के लिहाज से पूछे कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, जो इन्वायरमेंटल मतलब एक जो हमारी ज़मीन है उसकी जितनी हैसियत है, जितनी उसकी सलाहियत है किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, वो हमारे पास आ जाता है कैरिंग कैपेसिटी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑप्टिमल। इसमें क्या होता है कि ये बहुत मतलब जो लोग अभी भी क्या करते हैं, ये किलिंग करते हैं, किलिंग से, कलेक्शन से एंड प्रिपेयर इट, मतलब कि ये लोग ऐसे लोग होते हैं जो सोसाइटी में मोर टाइम एक्स्ट्रा टाइम कंज्यूम करते हैं, ठीक है, अपनी एफर्ट लगाते हैं फूड पे। क्या करते हैं कि जैसे कि हम लोग पुराने ज़माने में करते थे, जानवरों को शिकार कर कर कलेक्ट कर कर फिर उसके बाद हम कोई चीज़ बनाते थे, ये सारी चीज़ें इन पर लिखते हैं, इन पर ये लोग करते हैं। मतलब जो जानवरों को शिकार करना, फिर उसको कलेक्ट करना और चीज़ें बनाना, ये ऑप्टिमल में आ जाता है। और इसमें जो है इस तरह की जो सोसाइटी है बहुत ही कम एग्जिस्ट करती हैं वर्ल्ड में, और ये 1 मिलियन 500 मिलियन लोग जो हैं इसको इस्तेमाल करते हैं, मतलब इस कल्चर से बिलीव करते हैं। आई थिंक वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो हम पार्ट 3 पे आके कवर कर लेंगे। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।